हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्ले 11th। तो यहाँ पे आपका रिवीजन करवाया जा रहा है क्लास 11th के उन टॉपिक्स का जो क्लास 12th में डेफिनेटली आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ये बोला था कि एक सीरीज स्टार्ट कर दो जहाँ पे आप क्लास 11th के ऐसे टॉपिक्स को करवा रहे हो जो क्लास 12th में काम आएंगे, क्योंकि कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे हैं क्लास 11th में, अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं करे हैं तो क्लास 12th में आपको कुछ चैप्टर्स फिर समझ नहीं आएंगे। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, क्लास 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विच विल मेक गुड बेस फॉर योर क्लास 12th। वो वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो अगर इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वही सीरीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसलिए क्लास 11th का एक टॉपिक हम करने वाले हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक में से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होती है। अगर हम बात करें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द फाउंडेशन ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हमारी नींव अच्छी नहीं होती तो हमारी बिल्डिंग वहाँ पे टिक नहीं पाती है। तो सिमिलर वे में अगर आपका जीओसी वाला पोर्शन वीक रह जाता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का हर कंसेप्ट जो है आपका लगने वाला है एक एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस पे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाला टॉपिक। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ ये सारे इफेक्ट्स। ठीक है, we have to discuss mesomeric effect, resonance, hyperconjugation, inductive effect। एक और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो जनरली इतना देखने को नहीं मिलता है कहीं पे भी, बट मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दूंगी व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये 5 इफेक्ट्स आपके होते हैं। कौन कौन से? मेसोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन, इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी ऑफ फ्यू इंटरमीडिएट्स जैसे कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। ठीक है, ये इंटरमीडिएट्स होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे डिपेंड करती है। एसिड बेस करेक्टर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे डिपेंड करता है। एल्कीन की स्टेबिलिटी भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे डिपेंड करती है। और बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की एप्लीकेशन पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाला टॉपिक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? ठीक है, सो बेसिकली अगर हम बात करें, हर एक चीज़ अगर हम बात करते हैं, आप भी मूव करना चाहते हो, है ना। अगर आपको एक चेयर से बांध के रख दिया जाए तो आपके अंदर डिस्टेबिलिटी आ जाती है या फिर आप अनस्टेबल हो जाते हो। यहीं पे अगर आपको फ्रीडम दे दिया जाए तो आप फ्रीली मूव कर सकते हो और वो चीज़ आपको खुशी देती है, वो चीज़ आपको स्टेबिलिटी देती है। ऐसे ही एक पर्टिकुलर बॉन्ड आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनती है। ठीक है, तो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी मूव करना चाहते हैं, तो वो डिफरेंट वेज की तरह मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी वजह से जो भी इम्पैक्ट, जो इफेक्ट वो छोड़ के जाता है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन ली हुई है, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम मॉलिक्यूल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। द effect the stability of the species or a compound, and it is also affects the stability of your acidic and basic strength। ठीक है, सो बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट या फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। इसके बाद जो भी इम्पैक्ट या इफेक्ट वो छोड़ के जाता है वो आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप इट्स वेरी क्लियर। आपके सिलेबस में 5 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। ठीक है, आपको यहाँ पे MRHI तो याद रखना ही है। ठीक है, हमारे पास MRI होता है ना, MRI स्कैन्स, बस उसके बीच में H लगा देना, तो MRHI तो बहुत इजीली याद हो ही जाएगा। ठीक है, एक जो हम बहुत रेयरली पढ़ते हैं दैट इज E इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इसे बोलते हैं। M stands for mesomeric effect, R stands for resonance, H stands for hyperconjugation and I stands for inductive effect and E stands for electromeric effect। ये सारे ही क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। यहाँ पे आप सब में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। ठीक है, और ये वाला जो स्मॉल E है, ये E जो है आपका, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है,
M stands for mesomeric effect, R stands for resonance, H stands for hyperconjugation, I stands for inductive effect. क्लियर हुआ? अभी हमें इनको इंडिविजुअली पढ़ना है और फिर इसकी एप्लीकेशन पार्ट में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल हमें देखना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. बट ये फर्दर कैटेगराइज हो सकते हैं दो तरीके से, एज परमानेंट इफेक्ट एंड अनदर वन इज टेम्पररी इफेक्ट. यहाँ पे आपको याद रखना है इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, या फिर आप रेजोनेंस भी बोल सकते हो, ये सारे क्या है, परमानेंट इफेक्ट है. और टेम्पररी इफेक्ट में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आता है. परमानेंट इफेक्ट और टेम्पररी इफेक्ट में क्या डिफरेंस है? सो बेसिकली अगर हम बात करें आपके CH3I की, है ना, CH3I में आपका -I का इंडक्टिव इफेक्ट आयोडीन दिखाता है. थोड़ा सा आइडिया अगर आपका होगा तो यहाँ पे CH3I में I इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन इज की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो आपका आयोडीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स आयोडीन चले जाते हैं. जब इलेक्ट्रॉन्स आयोडीन के पास जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिव, आई के ऊपर नेगेटिव डेल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है, मतलब कुछ और साथ में हो या ना हो, ये तो डेफिनेटली होगा ही होगा. तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ये किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये हमेशा रहेगा अगर कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड होगा तो. ऐसे ही बेंजीन में आपको पता है रेजोनेंस होता है. यहाँ पे पाई बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन होता है. थोड़ा सा आइडिया आप ले लीजिए, इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो ये आपका रेजोनेंस इफेक्ट बोला जाता है. तो बेंजीन के साथ कोई और चीज़ प्रेजेंट हो या ना हो, बेंजीन में ये हमेशा रहेगा. तो ये भी क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट है. व्हेन वी कम टू योर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होता है. क्या चाहिए होता है? एक्सटर्नल एजेंट की यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है. एक्सटर्नल एजेंट होगा तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन आप किसी इलेक्ट्रोफाइल से करवा रहे हो, तो यहाँ पे प्लस ई इफेक्ट देखने को मिलता है. इस तरीके से पाई बॉन्ड ब्रेक करते हो तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो इस नेगेटिव के साथ ई जुड़ जाता है, तो आपके पास CH2 पॉजिटिव और CH2E बन जाता है इस तरीके से. क्लियर है? तो यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इसके साथ इसने बॉन्डिंग दिखाई है. तो जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है. बट ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट प्रोमोट तभी होगी जब उसको इलेक्ट्रोफाइल सामने दिख रहा होगा, अदरवाइज ये इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो नहीं होगी. तो इन दिस पर्टिकुलर केस इलेक्ट्रोफाइल इज द थिंग, ये होगा तो ये मूवमेंट होगी, अगर ये नहीं होगा तो ये मूवमेंट नहीं होगी. तो दिस इज टेम्पररी इफेक्ट, जो इस पे डिपेंड कर रहा है कि इसकी प्रेजेंस है या फिर नहीं है. तो परमानेंट इफेक्ट में किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, वो हमेशा मूव करते हैं. जैसे इस केस में कार्बन और आयोडीन के बीच में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स आयोडीन एंड दिस इफेक्ट इज -I इफेक्ट. ऐसे बेंजीन में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है, ये भी परमानेंट इफेक्ट है, चाहे कोई चीज़ प्रेजेंट हो या ना हो, ये हमेशा होगा. लेकिन इस केस में जो इलेक्ट्रॉन मूव करके इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ा है, ये इलेक्ट्रोफाइल की ही प्रेजेंस में होगा. अगर इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा तो ये इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा. तो ये एक टेम्पररी इफेक्ट है जो एक्सटर्नल एजेंट पे डिपेंड करता है. तो 3 इफेक्ट्स आपके परमानेंट इफेक्ट है. वी हैव मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन. मेसोमेरिक और रेजोनेंस में छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है, उसको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. और टेम्पररी इफेक्ट में आपको याद रखना है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. ठीक है, चलिए, सिंस वी वर डिस्कसिंग MRHI, इसी ऑर्डर में हम चीज़ों को पढ़ेंगे. MRHI में सबसे पहले मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट्स देखेंगे, फिर रेजोनेंस देखेंगे, रेजोनेंस के बाद आपका हाइपर कंजुगेशन और हाइपर कंजुगेशन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट मेसोमेरिक इफेक्ट. सो मेसोमेरिक इफेक्ट आपका क्या होता है? मेसोमेरिक इफेक्ट अगर हम बात करें तो आपके यहाँ पे हेट्रो स्पीसीज या हेट्रो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे इस तरीके का कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई सिंगल पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये सिस्टम है. इधर आप लगा देते हैं कोई OCH3 ग्रुप, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है. तो ये जो ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा रहा है. देखो इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करें,
ये पाई बॉन्ड इधर मूव करा, ये पाई बॉन्ड फिर इधर मूव करके इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब बच्चों को ये मूवमेंट ही समझ नहीं आती है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, कहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये पता होना चाहिए। देखो अगर हम बात करते हैं H2 मॉलिक्यूल की, तो दोनों ही साइड पे, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे रहेंगे, बिल्कुल बीच में रहेंगे, क्योंकि दोनों ही सेम एटम से। लेकिन जब मैं बात करती हूँ HI की, तो HI में आयोडीन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। आयोडीन क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बीच में थे ना, अब वो आयोडीन के पास ज़्यादा रहना चाहते हैं, क्योंकि आयोडीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है। क्या वैल्यू है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है। क्लियर हुआ? तो आयोडीन क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके भी जा सकता है। अगर आप इसे पानी में डालते हैं तो ये डिसोसिएट कर जाता है। हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करता है। जब आप इस तरीके से मूवमेंट दिखा रहे हैं, इसका मतलब दोनों ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आयोडीन ले गया। जब दोनों ही बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन आयोडीन ले गया, तो हाइड्रोजन से तो इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये आपका बन जाता है, ठीक है। सो बेसिकली एक नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन लेके गए, आयोडीन लेके गए, और I माइनस का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे और इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिससे दूर जाएंगे उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो सिग्मा स्केलेटन है वो तो एज इट इज रहा, ठीक है। एक लोन पेयर दिया, एक लोन पेयर इसके पास बच गया। जो लोन पेयर दिया वो किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ये पाई बॉन्ड टूट के इस पाई बॉन्ड में मूव कर गया, और इस पाई बॉन्ड पे इस तरीके से मूवमेंट हो गया, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मेसोमेरिक इफेक्ट, जहाँ पे आपके पास एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसके पास या तो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इस केस में इस ग्रुप के पास लोन पेयर प्रेजेंट थे। यहाँ पे एक ऐसा भी ग्रुप आप लगा सकते हो जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ, बट ध्यान से समझने की कोशिश करना, ही आपका मेसोमेरिक इफेक्ट है, ठीक है। ओके, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है, बट लेट्स अंडरस्टैंड। हम सेम तरीके का कंपाउंड लेते हैं, ये वाला, ठीक है, रेजोनेंस में है। लेकिन अब यहाँ पे मैंने एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसके पास क्या है, मल्टीपल बॉन्ड्स है। जैसे लेट अस टेक इजी C ट्रिपल बॉन्ड N मैंने ले लिया, C ट्रिपल बॉन्ड N मैंने ले लिया, ठीक है। अब इस ग्रुप के पास मल्टीपल बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे देखो N बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास होता है। तो ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, और ये कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आएगा। इस तरीके से क्यों नहीं मूव करा, यहाँ पे नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेके आ सकता है। जब भी लोन पेयर होगा तो लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और जब भी मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे तो ये विड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन्स दिया है तो इसे हम प्लस M इफेक्ट बोलते हैं। जो देने वाला होता है वो पॉजिटिव, आपको भी पता है, अमीर होता है वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करा है, लेने वाला नेगेटिव होता है, तो ये माइनस M इफेक्ट दिखा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लिए जाएंगे, और आपका मेसोमेरिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ये पाई फ्रेमवर्क एज इट इज, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, ये जो पाई बॉन्ड है इधर बनेगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर बनेगा, और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सो दिस इज मेसोमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। एक सिंपल सी ट्रिक मैं दे देती हूँ, जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। अगर आपने एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में एक G ग्रुप लगा रखा है जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, तो मल्टीपल बॉन्ड जिनके पास होंगे वो क्या इफेक्ट दिखाएंगे, माइनस M इफेक्ट दिखाएंगे। और जिन ग्रुप के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, मिनिमम एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, मोर देन वन लोन पेयर हो सकता है, बट एटलीस्ट अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो वो प्लस M इफेक्ट दिखा सकता है। क्लियर हुआ सबको? तो ये माइनस M और ये
माइनस एम और ये प्लस एम इफेक्ट है, ठीक है। मैं आपको और ग्रुप्स के एग्जाम्पल दूंगी, बट समझने की कोशिश करो। मल्टीपल बॉन्ड्स में आप लिख ही लो, यहाँ पे ग्रुप जैसे सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप लगा दिया, सी ओ एच ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब बहुतों को कंफ्यूजन होगा कि भाई इसके पास लोन पेयर भी तो है, क्या ये प्लस एम इफेक्ट दिखा सकता है? तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, जो एटम आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हो, इसके पास क्या है, इसके पास लोन पेयर है तो प्लस है, इसके पास मल्टीपल बॉन्ड्स है तो माइनस है। अब आप कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अगर COH लगाते हैं, कॉन्जुगेट सिस्टम में COH लगाते हैं, तो इसके पास देखो जो कार्बन एटम आपके कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है, इसके पास तो मल्टीपल बॉन्ड्स है ना, तो ये तो माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा। आई होप इट्स वेरी क्लियर। अगर इस कार्बन के पास लोन पेयर होता तो हम बोलते कि प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है, अदरवाइज इसके पास सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड्स है तो ये माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। आप इसमें भी समझ सकते हो, साथ के साथ आप यहाँ पे फिनाइल ग्रुप में भी समझ सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी फिनाइल ग्रुप में कैसे आपका प्लस एम इफेक्ट देखने को मिलता है। बट ये सारे जो आपके ग्रुप्स लगे हुए हैं, इन सब ग्रुप्स के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, और लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये सारे ही ग्रुप्स प्लस एम इफेक्ट दिखाते हैं, ये सारे ही ग्रुप्स प्लस एम इफेक्ट दिखाते हैं। हैलोजेंस में आप देख लो X, ठीक है, X के पास यहाँ पे अगर कोई भी बॉन्डिंग होती है तो फ्लोरीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ऐसे ही क्लोरीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ऐसे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, अपने को तो एक ही चल जाएगा, बहुत है। OR के पास लोन पेयर, ये OCOR इससे अटैच होगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये एटम इसके पास लोन पेयर है, प्लस एम इफेक्ट। NH2, NHCOR, NR2, NHR, ये सारे क्या है, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, ये प्लस एम इफेक्ट दिखाते हैं। यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल दो, फिनॉल सिस्टम के साथ प्लस एम इफेक्ट आप देख सकते हो, ठीक है। सो फिनॉल है, देखो रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में प्योर कार्बन वाला सिस्टम होता है, जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन में जब भी आप ये सारी चीज़ें दिखाते हो इस तरीके से, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स जब भी मूव करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो ये आपका क्या है, रेजोनेंस। इसको आप मेसोमेरिक नहीं बोलोगे, रेजोनेंस बोलोगे। जब भी कार्बन फ्रेमवर्क पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी तो वो रेजोनेंस है। लेकिन कोई ग्रुप लगा देते हो, कोई फंक्शनल ग्रुप अगर आप लगा देते हो, ठीक है, जैसे OCH3, OH, ये ग्रुप्स अगर आपने लगा दिए तो वो ही क्या हो जाएगा, वो ही आपका फिर मेसोमेरिक इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। रेजोनेंस में प्योर फ्रेमवर्क है कार्बन का, ठीक है, तो रेजोनेंस में प्योर कार्बन का फ्रेमवर्क है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो सिर्फ अगर कार्बन का ही फ्रेमवर्क है तो आपके पास ये रेजोनेंस बोला जाएगा, इसे क्या बोलोगे, रेजोनेंस, क्योंकि सिर्फ कार्बन है। बट हाँ, अगर आपने कोई G ग्रुप हेट्रो एटम लगा दिया तो वो मेसोमेरिक इफेक्ट बन जाएगा। ऐसे ही आप देख सकते हो फिनाइल ग्रुप के साथ अगर OH को अटैच कर दिया जाए, ठीक है, तो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, जो कार्बन कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जो एटम लगा हुआ है इसके पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, इस कार्बन के पास नेगेटिव, रेस्ट ऑफ द पाई बॉन्ड आप इसी तरीके से रख सकते हैं। ऑक्सीजन ने 2 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर उसने दिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये नेगेटिव कैसे मूव करेगा, नेगेटिव इधर बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनाएगा, और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे कैसे मूवमेंट होगी, ध्यान से देखो, ये जो मूवमेंट होगी किस तरीके से होगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और ये H, ये नेगेटिव इधर जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा। फर्दर कैसे मूवमेंट होगी, ध्यान से देखो, ठीक है, वन लोन पेयर रिमेन्स द सेम, ये इधर बॉन्ड बना के इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, ठीक है। तो आपको ये कॉन्जुगेशन तब तक दिखाना है जब तक ये बाई बॉन्ड्स उल्टे ना आ जाए, ठीक है। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लस एम इफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस एम की वजह से जो फिनाइल रिंग पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है, इसलिए ये प्लस एम इफेक्ट है। आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लस एम इफेक्ट की वजह से फिनाइल ग्रुप के अंदर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। फिनाइल ग्रुप के अंदर नेगेटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी है
वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का काम करते हैं, जो प्लस एम इफेक्ट दिखाते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का काम करते हैं। क्लियर है। और इसका इफेक्ट ना आप रिएक्शन मैकेनिज्म्स में देखने को आपको मिलेगा। अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आना चाहेगा इस केस में, तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव रिएजेंट्स होते हैं, वो ऑर्थो या फिर पैरा या फिर ऑर्थो पोजीशंस को ही ऑक्यूपाई करना चाहेंगे। सो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा कि भाई आपका सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों मिलता है, सिर्फ पैरा प्रोडक्ट क्यों मिलता है, मेटा प्रोडक्ट इस केस में क्यों नहीं मिलता है, तो वो चीज़ आपको तभी समझ आएगी जब आपको ये पता होगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट माइनस एम इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे एलिमेंट्स जो आपके एटम्स फिनाइल रिंग के साथ या कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, उसके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो इन सब के पास इसके पास आपके पास लोन पेयर भी है इस ग्रुप में, बट कॉन्जुगेटेड सिस्टम से ये कार्बन अटैच्ड है, इसके पास मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा। ऐसे ही CHO की बात करते हैं तो CHO में जो कार्बन आपके फिनाइल ग्रुप से अटैच्ड है, इसके पास मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, इसके पास मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इन सबके पास मल्टीपल बॉन्ड्स है, ये सारे क्या है, माइनस एम इफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है। ये सारे माइनस एम इफेक्ट को दिखाने वाले हैं। क्लियर, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हो, इफ आई एम मेकिंग फिनाइल ग्रुप, ठीक है, उसके साथ मैंने क्या लगा दिया, लेटर से कि C डबल बॉन्ड ओ H ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। ये वाला ग्रुप लगा देते हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं COH के साथ भी कर देती हूँ टू अवॉइड द कंफ्यूजन, ठीक है। चलो COH के साथ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब देखो ये कार्बन और ये कार्बन आपके इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच है, इस कार्बन के पास तो मल्टीपल बॉन्ड्स है ना, तो ये क्या दिखाएंगे, माइनस एम इफेक्ट दिखाएंगे। तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये OH बनेगा, ठीक है। साथ के साथ अब आप देखो ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, अब इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, रेस्ट रिमेन्स द एज इट इज, ठीक है। उसके बाद देखो ये नेगेटिव इधर बनाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स को फिनाइल रिंग से विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो माइनस एम इफेक्ट दिखा रहे हैं। अब इस माइनस एम की वजह से क्या हुआ, देखो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया, ऑर्थो पोजिशन पे, पैरा पोजिशन पे, ऑर्थो पोजिशन पे, ठीक है। तो ये ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजिशन पे प्लस चार्ज आए, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आना चाहेगा तो वो किस पोजिशन पे आना चाहेगा, मेटा पोजिशन पे। क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स नहीं पता है तो कोई बात नहीं, उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट ये फिलहाल के लिए आप समझने की कोशिश करो, दिस इज माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद आपका होता है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस में आपका जैसे अगर हम बात करते हैं तो कंसेप्ट रेजोनेंस का कहाँ से डेवलप हुआ था, सो बेसिकली आपका सबसे पहले बेंजीन में देखने को मिला था, ठीक है। सो आपका ये बेंजीन का इनिशियली स्ट्रक्चर बोल दिया था, ठीक है। हम जानते हैं बॉन्ड लेंथ मल्टीपल बॉन्ड्स की कम होती है, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें C ट्रिपल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ कम होगी C डबल बॉन्ड C से, और C सिंगल बॉन्ड C बड़ा होगा, ठीक है। ये आपकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर रहता है, ये आपकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर रहता है। तो बेंजीन में ये सोचा गया कि अगर ये स्ट्रक्चर्स है, बेंजीन में ये स्ट्रक्चर है, तो ये वाला जो मल्टीपल बॉन्ड, ये वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है,
या ये वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है या ये वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होनी चाहिए थी और ये वाले बॉन्ड लेंथ बड़े होने चाहिए थे, ठीक है, कंपेरेटिव टू दीज येलो बॉन्ड्स, ये वाइट वाले बॉन्ड्स बड़े होने चाहिए थे, बट दिस वाज नॉट सो, ठीक है। इन बेंजीन ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स were found to be of same bond length, were found to be of same bond length। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे फिर कंसेप्ट आपके रेजोनेंस का डेवलप हुआ, ठीक है। कंसेप्ट किसका डेवलप हुआ? रेजोनेंस का। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं। सो यहाँ पे ये बोला गया कि देखो, जब एक स्ट्रक्चर, बेंजीन का सिर्फ यही स्ट्रक्चर नहीं है, जब एक स्ट्रक्चर पूरी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ और भी है जो हमें नहीं दिख रहा। सो बेसिकली आपके अगर हम बात करें कार्बन ऑफ बेंजीन, दे आर ऑल sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, दे आर ऑल sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आप देख सकते हैं हर कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे और एक पाई बॉन्ड होंगे, तो हर कार्बन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने वाला है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने वाला है। sp2 का मतलब है इसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होंगे, एक वेकेंट p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होंगे। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन से आपका इस तरीके से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं कार्बन के पास और एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। हर एक कार्बन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल होता है और उस वेकेंट p ऑर्बिटल्स के साइडवेज ओवरलैप से, जैसे इसकी बात करूँ तो इसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल ये वाला है, ऐसे एक वेकेंट p ऑर्बिटल यहाँ पे होगा, ऐसे यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी वेकेंट p ऑर्बिटल, यहाँ पे भी वेकेंट p ऑर्बिटल और यहाँ पे भी वेकेंट p ऑर्बिटल। तो ये जो पाई बॉन्ड बने हैं ये साइडवेज ओवरलैपिंग से बने हैं। एक पाई बॉन्ड, ठीक है, इनका तो हो गया, यहाँ पे दूसरा पाई बॉन्ड इनकी वजह से और ये तीसरा पाई बॉन्ड। तो ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बना है इस तरीके से लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ साइड बॉन्ड p ऑर्बिटल्स की वजह से बने। बट फिलहाल हमने सिर्फ यही p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करवाई है। ऐसे तो ये वाले p ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप कर सकते थे, ये वाले भी कर सकते थे और ये वाले भी p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकते थे। तो ये पाई बॉन्ड जो है आपका इधर इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो सकता है, फिर ये पाई बॉन्ड इनके बीच में शिफ्ट हो सकता है और ये पाई बॉन्ड इनके बीच में शिफ्ट हो सकता है। तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है और ये भी एग्जिस्ट करता है, बट नन ऑफ देम इज द रियल स्ट्रक्चर्स। ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं बट इनमें से कोई भी एक स्ट्रक्चर भी रियल नहीं है। इन दोनों का मिक्स स्ट्रक्चर, जिसे हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसे हम रियल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। सो बेंजीन में अगर आप देख रहे हो ये भी है और वो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे पाई बॉन्ड्स इस तरीके से मूव करे हैं। तो पाई बॉन्ड्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हुई है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, ठीक है। ये भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है और ये भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है और आप बोलते हो कि भाई यहाँ पे तो एक मिक्स्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है। पाई बॉन्ड यहाँ पे है कुछ समय के लिए, फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, तो 50-50% पाई बॉन्ड है यहाँ पे। पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे है, तो दोनों का मिक्स स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस तरीके से पाई बॉन्ड यहाँ पे। ऐसे ही सब जगह देखोगे तो पार्शियल बॉन्ड्स आपको लगाने पड़ेंगे, जिनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड बता रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है ये ना ही सिंगल बॉन्ड है ना ही डबल बॉन्ड है, उन दोनों के बीच का है और हर तरीके के बॉन्ड इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे और हम अब बोल सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड लेंथ इक्वल होते होंगे। यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं, क्योंकि वो भी इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है बेंजीन का, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन होने वाला है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। सो रेजोनेंस का ये आपका कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंटली बेंजीन में यूनिफॉर्म कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस पाया गया था विच वॉज ऑफ 139 पिकोमीटर। बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस था दैट वॉज 139 picometer, which was an intermediate value between carbon carbon single bond and carbon carbon double bond. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 134 होती है और सिंगल बॉन्ड की 154 होती है। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू आपकी निकल के आई थी जो बेंजीन में एग्जिस्ट करती है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों स्ट्रक्चर्स इक्वली कंट्रीब्यूट करके मिक्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स आपका एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर रेजोनेंस। रेजोनेंस होने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लेनैरिटी मॉलिक्यूल के अंदर होनी चाहिए या फिर उसके कुछ पार्ट में प्लेनैरिटी होनी चाहिए।
साथ के साथ कॉन्टिन्यूस कंजुगेशन होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूस कंजुगेशन का मतलब ऑल्टरनेट पोजिशन में सिंगल डबल बॉन्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे हर एक कार्बन प्लेनारिटी कब होगी, इस कार्बन को अगर आप देखोगे 2 बॉन्ड्स हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, तो इन टोटल इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, 1 पाई बॉन्ड हो गए, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। इसके पास 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसके पास भी देखोगे तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है, तो ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा और ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो सारे ही कार्बन अगर sp2 या sp हाइब्रिडाइज होंगे तो उनके अंदर प्लेनारिटी एग्जिस्ट करती है। sp2 या sp कार्बन होंगे तो वो प्लेनर है, ठीक है। सो ये सारे आपके प्लेनर कार्बन्स हैं और ओवरऑल मॉलिक्यूल प्लेनर बन जाता है। अब ये देखो ऑल्टरनेट पोजीशन में ये डबल, ठीक है, ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल सिंगल एग्जिस्ट करता है, तो ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल आया, फिर डबल बॉन्ड आया, तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल मतलब उसके अंदर कॉन्जुगेशन है। तो पाई बॉन्ड अब यहाँ पे मूव कर सकता है और पाई बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक कर सकता है। इस कार्बन से पाई बॉन्ड उठ के गया तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे, तो आप क्या बोलोगे, इस कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर पाई बॉन्ड्स यहाँ पे बन जाएंगे और इस कार्बन के पास पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो इस CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो ये जो आपका बन के आया ये ड्यू टू रेजोनेंस, दिस इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस होने के लिए एक तो या तो पूरे कार्बन जो कंपाउंड है वो प्लेनर होना चाहिए या फिर उसका कुछ पार्ट प्लेनर होना चाहिए और उसमें कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन देखने को मिलनी चाहिए। अगर मैं आपका ये वाला पार्ट बोल देती हूँ, क्या ये मेरा यहाँ पे रेजोनेंस देखने को मिलेगी, आंसर इज ये, चलो प्लेनर तो है, ठीक है, हम बोल देते हैं चलो ये प्लेनर तो है ना, बट इस पोर्शन में आपके ऑल्टरनेट सिंगल डबल नहीं है, डबल के बाद ही डबल बॉन्ड है, तो किस तरीके से आप पाई बॉन्ड को घुमाओगे, नहीं घुमा पाओगे, है ना, किस तरीके से पाई बॉन्ड को घुमाओगे। तो इस एलीन सिस्टम में, इसे एलीन सिस्टम बोलते हैं, यहाँ पे आपको कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे आपका ऑल्टरनेट पोजीशन में सिंगल डबल नहीं है, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन एक हम कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको 4 पोर्शंस दिए हुए हैं, आपको बनाना है कि इनमें कॉन्जुगेशन नहीं होगी, कहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं होगी आउट ऑफ ABCD। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप मुझे रीजन के साथ बताएंगे कि ABCD में से कौन सा आपका कॉन्जुगेशन नहीं दिखाएगा। वीडियो को पॉज करके आप आंसर करेंगे, मैं आपको आंसर डिस्कस करके यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सब प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस तरीके से आप देख सकते हो कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। इस केस में इस पाई बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तो इस पाई बॉन्ड का तो रेजोनेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आप देख रहे हो ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, तो इस पोर्शन में पाई बॉन्ड इस तरीके से मूव कर सकता है और इस पोर्शन का रेजोनेंस पॉसिबल है, तो इस केस में रेजोनेंस एक पार्ट में हो रही है। ऐसे ही देखो यहाँ पे सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल और फिर सिंगल, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है। लेकिन इस केस में डबल, सिंगल, फिर सिंगल, फिर सिंगल और फिर डबल, तो इस केस में तो रेजोनेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो बी पार्ट में ये जो सिस्टम है जहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरीके से अकेले पड़े हुए हैं, इन्हें हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, रेस्ट आयो कॉन्जुगेटेड सिस्टम, बट इस केस में ये जो टाइप ऑफ एल्कीन है ये आइसोलेटेड एल्कीन है, अलग पड़ी हुई है, ठीक है। तो इनमें रेजोनेंस देखने को नहीं मिलेगा। आई होप इट्स वेरी क्लियर। सो इसमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा, कॉन्जुगेशन भी नहीं है और यहाँ पे ये कार्बन जो है प्लेनर भी नहीं है, सो नो रेजोनेंस हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार इसको डिटेल में देख लेना, ठीक है। चलिए इसको फटाफट से नोट करिए, फिर हम आगे चलेंगे। ओके चलो आगे चलते हैं। अभी हमारा जो टॉपिक है दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। सो हाइपर कॉन्जुगेशन को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब यहाँ पे आप सिग्मा पाई रेजोनेंस भी से बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोल सकते हो। जब हम रेजोनेंस करवा रहे थे तो वहाँ पे सिर्फ पाई बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन आप देख रहे थे, अभी आप यहाँ पे क्या देखोगे, सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्जुगेशन में जाते हैं पाई बॉन्ड्स के साथ। हाइपर कॉन्जुगेशन समझने के लिए आपको अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन का कंसेप्ट पता होना चाहिए ना। अल्फा कार्बन क्या होता है, ध्यान से देखो, अल्फा कार्बन के ऊपर लगे होते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। बट अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन इज दैट पर्टिकुलर कार्बन जो किससे अटैच होता है, कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज से डायरेक्टली अटैच्ड
जो कार्बन होता है, कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिडाइज से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है उससे अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन के ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसी कार्बोकेटाइन की, तो आपको पता है कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्जेस sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन बेयरिंग दिस पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे मैंने लगाए हुए CH3, ठीक है, ये आपका CH2 CH3 लगाया हुआ है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया। तो कितने अल्फा कार्बन और कितने तरीके के अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ध्यान से देखना। तो कार्बन बियरिंग योर पॉजिटिव चार्ज इज sp2 कार्बन, है ना। इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन कौन से है, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन ये वाला है, ये अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन के ऊपर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स यहाँ पे लगे हुए हैं, और इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन कौन सा है, ये वाला भी तो है, तो ये भी क्या है, अल्फा कार्बन, और इससे अटैच 2 अल्फा हाइड्रोजन्स है। अल्फा के साथ में फिर ये बीटा कार्बन आ जाता है। तो अल्फा कार्बन हमारे लिए क्या होता है, कार्बोकेटाइन पे कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन लगा हुआ है वो अल्फा कार्बन होता है। मोरओवर एक छोटी सी कंडीशन ये भी होती है, जो अल्फा कार्बन होना चाहिए, जो अल्फा कार्बन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, मेरे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और ये CH3 है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इस स्ट्रक्चर में कार्बन बियरिंग डबल बॉन्ड ये वाला है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है 3 सिग्मा बॉन्ड, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है 3 सिग्मा बॉन्ड, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है 3 सिग्मा बॉन्ड, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है 4 सिग्मा बॉन्ड, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या sp3 4 सिग्मा बॉन्ड। तो एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बन बियरिंग डबल बॉन्ड ये वाला है, इसके एडजेसेंट पोजीशन पे ये वाला कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये आपका अल्फा कार्बन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, अल्फा कार्बन। ये भी sp2 है, उसके साथ में कार्बन, ये अल्फा कार्बन नहीं है क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज वाला ही कार्बन अल्फा बोलोगे, तो ये आपका अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन एक तो ये वाला हो गया, और इसके बाद ये वाला अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन जो है हाइपर कंजुगेशन दिखाते हैं। किस तरीके से दिखाते हैं, ध्यान से देखना। मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ, CH3, ठीक है, इस तरीके से। यहीं से आपकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैटर करती है, ठीक है। अब अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला। अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन्स कौन से, ये वाले। ये सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, हाइपर कंजुगेशन को सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे। तो इस हाइड्रोजन से तो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये अल्फा कार्बन जो 2 हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से लगा हुआ है, और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2। सो दिस इज वन ऑफ द हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। सेकेंड हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है, सेकेंड हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर में ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर करेगा, तो ये H पॉजिटिव के सिग्मा इलेक्ट्रॉन निकले, ये 2 हाइड्रोजन एज इट इज, और ये CH2। ऐसे ही तीसरा आपका अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर होंगे, तो आपके पास थर्ड हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर मिलने वाला है, ये वाला। तो इन शॉर्ट जितने भी अल्फा कार्बन्स के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, इफ देयर आर n नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, there will be n number of hyperconjugated structure. There will be n number of hyperconjugated structure. ठीक है। एल्कीन्स और आपके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इस हाइपर कंजुगेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी कार्बोकेटाइन अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है। हर एक स्पीसीज न्यूट्रल फॉर्म में रहना चाहता है, बट कभी अगर आपने उसके पास चार्ज डेवलप कर दिए तो वो अनस्टेबल है, ठीक है। वो कैसे ना कैसे करके अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना चाहेगा। अब वो स्टेबिलिटी को तभी इंक्रीज कर पाएगा जब उसके पास जो चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये चार्ज जो उसके पास लगा हुआ है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो इस कार्बन के ऊपर जो चार्ज था वो ख़त्म हो रहा है फॉर अ टाइम वाई, ठीक है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे इसके पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो ये स्टेबिलिटी के पास लेके आ रहे हैं।
तो हाइपर कंजुगेशन से एल्केन्स, जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। और यहीं से हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। साथ के साथ अगर हम बात करें एल्कीन्स में भी, अगर कोई आपको बोल दे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, या फिर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप क्या देखोगे, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी के लिए भी हाइपर कंजुगेशन देखा जाता है। अब ये कार्बन बेरिंग डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके साथ में कोई भी अल्फा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है वो नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है। No alpha carbon means no alpha hydrogen. No alpha hydrogen means no hyperconjugation. But when I am talking about this particular compound, so we have CH3 इस तरीके से, ठीक है, then we have CH double bond CH2. तो ये कार्बन बेरिंग डबल बॉन्ड है, इसके साथ में ये वाला अल्फा कार्बन है और ये सारे अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ये पाई के इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा बॉन्ड के जो कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर पाई बॉन्ड बनाएंगे और ये पाई बॉन्ड इधर टूट के नेगेटिव चार्ज लेके आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज वन ऑफ द हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, दिस इज वन ऑफ द हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे ही ये सारे हाइड्रोजन्स का हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये तो लेस स्टेबल होना चाहिए था, बट पॉइंट इज कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है। जैसे कि मैंने पहले बोला था, अगर आपको चेयर से बांध दिया जाए तो आप अनस्टेबल होते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने का मौका मिल रहा है। अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता या फिर ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते तो पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाते, वो उसी पोजीशन पे रहते, तो वो लेस स्टेबल है। कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो वो स्टेबिलिटी का कारण होता है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, इस केस में भी आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट यहाँ पे स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रही है, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रही है। तो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी एल्कीन्स की स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। मोर द हाइपर कंजुगेशन, मोर द अल्फा हाइड्रोजन्स, मोर विल बी योर स्टेबलाइज्ड एल्कीन, ठीक है। सो इस केस में आप देख सकते हो ये अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स है, तो ये आपका स्टेबल एल्कीन होने वाला है एज कम्पेयर टू दिस पर्टिकुलर एल्कीन। क्लियर हो गया, चले आगे। सो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो गया, इसके ऊपर हम बात करेंगे आपके फर्दर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के अंदर। बट जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ऑलमोस्ट लास्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी हम करेंगे, लेकिन ये वाला जो इफेक्ट है इसे हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, 2 वर्ड्स होते हैं, एक डीलोकलाइजेशन होता है और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक डीलोकलाइजेशन वर्ड हम यूज करते हैं और दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब विद इन वन बॉन्ड आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, ठीक है। विद इन बॉन्ड, मोर स्पेसिफिकली सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करता है। यहाँ पे कोई भी बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, नो बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन, ठीक है। क्लियर हुआ। डीलोकलाइजेशन में कंप्लीटली बॉन्ड ट्रांसफर करता है, तो यहाँ पे बॉन्ड का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड का ट्रांसफर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंडक्टिव इफेक्ट में, ध्यान से देखो, इंडक्टिव इफेक्ट में आप डिस्प्लेसमेंट वर्ड का यूज करते हो। पाई बॉन्ड्स का जो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था वो रेजोनेंस में हो रहा था, तो रेजोनेंस में हम बोलेंगे कि यहाँ पे तो पाई बॉन्ड्स कंप्लीटली मूव कर रहे थे, तो पाई बॉन्ड्स का रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन हो रहा था। डिस्प्लेसमेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट में। नाउ व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, अगर आपकी कोई कार्बन चेन है, ठीक है, इससे अटैच कोई ऐसा ग्रुप आपने लगा दिया जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स बीच में से मूव करके इस ग्रुप के पास जाएंगे, प्रोवाइडेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस जी ग्रुप इज ग्रेटर देन कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव ही तो करे, डिस्प्लेस करे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिफिकली डिस्प्लेस करे।
जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिस्प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जी ग्रुप के पास होंगे, इस जी ग्रुप के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बिल्कुल बीच में थे क्योंकि दो सेम एटम के बीच में थे, लेकिन जैसे ही इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है और इसके ऊपर फर्दर डबल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे ही ये भी खींचेगा और यहाँ पे ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके बाद नो इंडक्टिव इफेक्ट, इतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अप टिल 3 कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, ठीक है। तो आपका ये इंडक्टिव इफेक्ट बोला जाता है और ये हमेशा रहेगा क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसी भी बॉन्ड में एग्जिस्ट करेगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमेशा डिस्प्लेस फॉर्म में रहेंगे, तो एक परमानेंट इफेक्ट भी है, ठीक है। सो इट इज एन इफेक्ट विच इज परमानेंट पोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू partial displacement of sigma electrons in carbon chain or partial displacement of sigma bonded electron towards more electronegative atom in a carbon chain। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा। और इस जी ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करा है तो ये मोर स्पेसिफिकली माइनस आई इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट माइनस आई होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको मैं प्लस आई इफेक्ट दिखा सकती हूँ। अगर कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे आपने कोई कार्बन की चेन लगा रखी है तो नॉर्मल कार्बन कार्बन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बीच में रहते हैं, बट जैसे ही आपने इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया है तो इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिव इस कार्बन के पास जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कार्बन की, सपोज करो ये हमारा CH3 ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी कार्बन कार्बन की चेन लगी हुई है। तो इस केस में क्या हुआ, ये जो CH3 ग्रुप है इसने इलेक्ट्रॉन्स इधर डोनेट करे, तो ये वाला जो ग्रुप है इसने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करा है, तो ये क्या दिखा रहा है, एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। ऐसे ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं तो ये प्लस आई इफेक्ट है। तो मेन सेंटर आपका ये है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है तो ये प्लस आई इफेक्ट है। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स का काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे CH2- लगा देते हैं, ठीक है, किसी भी कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज से तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, या फिर अगर आप न्यूट्रल फॉर्म में भी कार्बन की चेन लगा देते हो इस तरीके से तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट है। जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है, जैसे इस केस में ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा था, ठीक है, विड्रॉ कर रहा था ये जी ग्रुप, तो ये माइनस आई इफेक्ट है। अगर डोनेट कर रहा है तो प्लस आई इफेक्ट है, एंड दिस इज द ऑर्डर जो आपको याद रखना है माइनस आई इफेक्ट का, ठीक है। NF3 पॉजिटिव, एक तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन होती है। और यहाँ पे देखो फ्लोरीन लगा हुआ है, तो फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की तरह काम ही करता है एज कम्पेयर टू NR3 पॉजिटिव, फिर NH3 पॉजिटिव, NO2 साइनाइड एल्डिहाइड, ठीक है। आप बोल सकते हो कि ये वाला जो कार्बोनिल कार्बन है ये क्यों इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करे, क्योंकि ध्यान से देखो ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, तो ओवरऑल इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जी ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, तो ये आपका माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। तो जितने भी कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड्स होते हैं वो माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। सिमिलरली कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। अगर आप इसमें देख रहे हो तो C बॉन्ड है और C ट्रिपल बॉन्ड HCH इससे लगा हुआ है, तो ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये पूरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करके इनके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रहा है। ऐसे ही CH डबल बॉन्ड CH2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है, फिनाइल और ये वाला ग्रुप होता है। तो ये आपका ऑर्डर रहता है, जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, ये आपका ऑर्डर इस तरीके से चलता है, इसको याद कर लेना। प्लस आई इफेक्ट में CH2- ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा एज कम्पेयर टू NH- एंड O-, क्योंकि कार्बन वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रखना चाहता, नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फिर भी इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, बट एक्चुअली में ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, फिर CMe3 3 डिग्री वाले जो कार्बन्स होते हैं वो ज़्यादा डोनेट करते हैं 2 डिग्री से, फिर 1 डिग्री से, इस तरीके से आपका ऑर्डर चलता है, ठीक है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ योर प्लस आई इफेक्ट। अब आपकी बात आती है एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसके अंदर हमें डिस्कस करना है स्टेबिलिटी ऑफ योर कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ योर फ्री रेडिकल्स, साथ के साथ एल्कीन की स्टेबिलिटी। ये क्लास 12 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम एसिड बेस करेक्टर करेंगे, वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप ये सारा ऑर्डर जो है वो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं।
ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट से। ओके चलो अब बात करते हैं आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। तो कार्बोकेटाइन क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से पहले बीच में एक चीज जो बनती है उसे इंटरमीडिएट बोलते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा मूवी में दो पार्ट्स के बीच में इंटरमिशन आता है, तो बीच वाला पार्ट इंटर बोल सकते हैं आप, इंटरमिशन बोल सकते हैं। ऐसे ही रिएक्टेंट से फाइनल प्रोडक्ट बनते बनते बीच में क्या आता है, एक ऐसी स्टेट आती है जहाँ पे आप बोलते हो कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोकेटाइन इज वन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट को किसी को डिफाइन करना होता है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट इज योर अनस्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, ये इंटरमीडिएट क्या है, एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल प्रोडक्ट है। ये फर्दर किसी के साथ रिएक्ट करके फिर फाइनल प्रोडक्ट आपको बना के देगा। इनके पीछे जो अनस्टेबिलिटी का रीजन होता है वो क्या क्या हो सकता है, दिस इज अनस्टेबल प्रोडक्ट क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज हो सकता है। ठीक है, चार्ज की वजह से अनस्टेबल हो सकता है वो। जैसे कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बोनाइन में नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों ही इंटरमीडिएट है। या फिर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो सकता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फ्री रेडिकल्स की, ठीक है, फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो कार्बन के पास एक रेडिकल और इस तरीके से HH इस तरीके से लगा होता है। तो यहाँ पे कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स 3 to the 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री रेडिकल के पास जो 8 से कम होते हैं। फ्री रेडिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए ये एक इंटरमीडिएट का काम करता है। ऐसे ही कार्बीन जो है आपकी, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बीन है ये आपका। नाइट्रीन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी एक इंटरमीडिएट है आपका। ठीक है, सो नाइट्रीन कार्बीन कार्बो आपका फ्री रेडिकल ये आपके इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये इंटरमीडिएट का काम करते हैं। और कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन आपके उसके ऊपर चार्ज है, इसलिए वो एक अनस्टेबल प्रोडक्ट मतलब इंटरमीडिएट का काम करता है जो फर्दर किसी के साथ रिएक्ट करके फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट आपको बना के देगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बोकेटाइन की, तो कार्बोकेटाइन में आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। कार्बोकेटाइन के पास 3 बॉन्ड्स होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे H ग्रुप भी लगा सकते हो या फिर R ग्रुप भी आप लगा सकते हो या कोई भी ग्रुप लगा सकते हो। मेन पॉइंट इज इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्टेट तो इसका कभी कंप्लीट नहीं होता। इन दोनों की रीजंस की वजह से ये कार्बोकेटाइन क्या है, एक इंटरमीडिएट का काम करता है। कार्बोकेटाइन आपका कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स होने की वजह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ये प्लेनर कार्बोकेटाइन होता है। ठीक है, तो कार्बन के पास इस तरीके से 3 बॉन्ड्स होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद इसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है इस तरीके से, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो कार्बोकेटाइन के पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल होने की वजह से, ठीक है, ये एक काफी ज्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट भी होता है। वेकेंट p ऑर्बिटल्स है, इसमें कोई भी बेसिकली आपका न्यूक्लियोफाइल जनरली आके अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस p ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट होते हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करके कार्बोकेटाइन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन सकता है। ये आपका क्लास 12 में हैलोएल्केन्स हैलोअरीन चैप्टर में यूज होगा, जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, तो आपको पता है कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और उसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है। अब इसको आप स्टेबलाइज कैसे कर सकते हो, तो कार्बोकेटाइन जो है क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बोकेटाइन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट है। अगर इस कार्बोकेटाइन के पास आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा देते हैं, इससे अटैच कर देते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को अटैच कर देते हैं कार्बोकेटाइन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करते हैं, कार्बोकेटाइन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करके वो स्टेबिलिटी को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। क्लियर हुआ? सो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन is directly proportional to electron donating groups attached to your carbocation.
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच टू योर कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम यहाँ पे फॉलो करते हैं दैट इज MRHI ऑर्डर। क्या करते हैं, MRHI से आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इसी ऑर्डर से क्या करते हैं, इसी ऑर्डर इसी सीक्वेंस से आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिफाइन करते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट प्लस M ग्रुप्स लगाते हैं, दैट इज इनके पास लोन पेयर है। रेजोनेंस नॉर्मल होता है, पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन की वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी हमने प्लस H इफेक्ट पढ़ा, ये भी नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन आप कंसिडर करोगे, तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। और इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट देख रहे हैं तो प्लस I इफेक्ट दिखाने वाले जो ग्रुप्स है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को आपका डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेसोमेरिक इफेक्ट है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकंड में रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर लास्ट में फोर्थ में इंडक्टिव इफेक्ट। ये ऑर्डर हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ आपकी, मेरे पास CH2 पॉजिटिव OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दिया, और मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया CH3 पॉजिटिव कार्बोकेटाइन। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज इन तीनों कार्बोकेटाइन में से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो ध्यान से देखो, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। इस तरीके से किसी हेटेरो एटम ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करा तो ये क्या दिखा रहा है, प्लस M इफेक्ट दिखा रहा है। यहाँ पे कार्बन के साथ ये जो जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, तो आप क्या बोलोगे कि ये तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स दिखा रहा है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, और इस केस में कुछ भी नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल कार्बोकेटाइन है। तो दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट में कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा, तो वो लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो सबसे पहले हम मेसोमेरिक इफेक्ट से देखते हैं कि कैसे स्टेबलाइजेशन हो रही है, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर प्लस I इफेक्ट। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख सकते हैं, सपोज करो मैंने बनाया CH2 पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया NH2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैंने लगाया CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे मैंने लगा दिया OH ग्रुप, ऐसे ही मैंने लगाया CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे मैंने लगा दिया एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम इस तरीके से, ठीक है, और मैंने लगाया CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3 ग्रुप, ठीक है। एक और ले लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे मैंने कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिए। यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इन सारे को आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ योर कार्बोकेटाइन। इन सभी को अरेंज करके बताओ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, फटाफट से अरेंज करके दिखा दीजिए। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होने वाला है, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखने आने चाहिए। अगर आप देखते हो इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये प्लस M इफेक्ट दिखा सकता है। तो इस केस में क्या दिखा रहा है, प्लस M इफेक्ट देखने को मिल रहा है और नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। इस केस में भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये आपका प्लस M इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। इस केस में सिंपल कार्बन कार्बन का फ्रेमवर्क है, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, क्लियर है। इस केस में देखो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन का 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। इस केस में कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं बोलेगा। देखो ये कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ अटैच्ड ये वाला अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है, तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। इस पूरे ग्रुप का क्या लग रहा है, प्लस I इफेक्ट देखने को लग रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, प्लस I इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट से आप दिखाते हो। अब यहाँ पे भी मेसोमेरिक इफेक्ट, यहाँ पे भी मेसोमेरिक इफेक्ट। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर 2 है तो 2 बार डोनेशन होगी, ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट नहीं, एक टाइम पे एक ही लोन पेयर डोनेट होता है। जब आप देखोगे यहाँ पे नाइट्रोजन एक लोन पेयर डोनेट करेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन एक लोन पेयर डोनेट करेगा, बट नाइट्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो वो ज़्यादा डोनेट करेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो मेसोमेरिक इफेक्ट ये वाले ग्रुप का ज़्यादा होने वाला है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, फिर ये, उसके बाद रेजोनेंस वाला, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन वाला और फिर इंडक्टिव इफेक्ट वाला। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होने वाला है, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला और लास्ट में ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। आई होप इट्स वेरी क्लियर। अभी आप नेक्स्ट क्लास में, अभी आप 12th में जाओगे तो आप जनरली पढ़ते होगे कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री या फिर आपका 0 डिग्री आता है।
तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का आपने ऑर्डर ये वाला आपको बोला जाएगा, इस आपका ये ऑर्डर फॉलो होता है। 12th क्लास में आपको ये समझाया जाएगा, बट एक्चुअली में इसके पीछे हम जो रीजन हमें बताया जाता है वो गलत है। सॉरी, इसके पीछे जो रीजन हमें बताया जाता है वो इंडक्टिव इफेक्ट बताया जाता है, बट यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन वाला फैक्टर डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसके बाद एक लो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और लास्ट में ये 0 डिग्री मान लेते हैं। ये आपका ऑर्डर बताना है। अपने को बताए ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू लास्ट। ठीक है, पर इसके पीछे जो रीज़न होता है, इन सब में मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा, रेजोनेंस नहीं देखने को मिल रहा। इसके बाद हम हाइपर कंजुगेशन देखते हैं। सो ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, क्योंकि कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज से ये सारे अटैच है। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये वाले 3 अल्फा हाइड्रोजन और ये वाले 3 अल्फा हाइड्रोजन। इन टोटल इसके पास 3 + 3 + 3 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास होंगे। इस केस में ये अल्फा कार्बन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, और इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हम बोल देते हैं कि इनका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, बट प्लस आई इफेक्ट के देखने से पहले आप हाइपर कंजुगेशन देखते हैं। सो इस केस में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मीन्स मोर हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होने वाली है, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होने वाली है। सो ये वाला जो कार्बोकेटाइन होगा वो हाईली स्टेबल होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, इसके पीछे आप हाइपर कंजुगेशन का रीजन देते हैं इंस्टेड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर भी यही है, बट अगर आप देखोगे तो पहले हाइपर कंजुगेशन को प्रायोरिटी मिलती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में इन कंपैरिजन टू योर इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर हो गया? दिस इज हाउ यू डू इट। उसके बाद आपकी स्टेबिलिटी ऑफ योर फ्री रेडिकल आ जाती है। तो फ्री रेडिकल भी आपका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो आप कैसे डिफाइन करते हो? एक तो हाइपर कंजुगेशन से डिफाइन करते हो और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट भी डिफाइन करते हो। सिंस फ्री रेडिकल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो फ्री रेडिकल में भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। मोस्टली आप हाइपर कंजुगेशन से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हो। ऑल्सो यहाँ पे रेजोनेंस भी आ जाता है। मेसोमेरिक इफेक्ट तो बहुत रेयरली देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि फ्री रेडिकल है, पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्लस एम इफेक्ट से आप समझा सकते थे। तो यहाँ पे रेजोनेंस भी आ जाता है। ऑर्डर आपका यही रहता है, MRHI, एम देखने को नहीं मिलता इस केस में, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी बात करूँ, ये वाली, ये एक फ्री रेडिकल है और यहाँ पे मैंने ये वाला कंपाउंड बनाया। इसके बाद मैं अगर बोलूँ कि ये वाला है, चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या होगा? रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस क्या कैसे होगा? ये पाई बॉन्ड इस तरीके से होमोलिटिकली क्लीव करता है। एक फ्री रेडिकल का इन्फ्लुएंस क्या होता है कि होमोलिटिक क्लीवेज होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? इस तरीके से यहाँ पे रेडिकल बनेगा और ये रेडिकल बनेगा। ये रेडिकल और ये रेडिकल कंबाइन करके आपका बॉन्ड बना लेंगे और ये रेडिकल्स हट जाएंगे और इस तरीके से ये आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलने वाला है इसका। तो ये स्टेबिलिटी लेके आ रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी को लेके आ रहा है। अब इसकी बात करते हैं, तो ये अल्फा कार्बन पे लगे हुए अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन से आपका रेडिकल स्टेबलाइज है। किस तरीके से हाइपर कंजुगेशन देख सकते हो आप? इस तरीके से हाइपर कंजुगेशन को देख सकते हो। ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, अगर होमोलिटिकली क्लीव करेगा तो इस कार्बन के ऊपर रेडिकल और H के ऊपर रेडिकल आएगा। ये रेडिकल कार्बन के ऊपर, ठीक है, और ये CH2 रेडिकल इधर आएगा
और इस तरीके से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ये CH2 रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो आप इसको ढंग से कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। ऐसे इसके पास रेडिकल, इसके पास रेडिकल, तो ये हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज्ड है। बट हाइपर कंजुगेशन से ज़्यादा स्टेबिलिटी रेजोनेंस के थ्रू होती है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अगर हम बात करें CH3 रेडिकल, इसमें कोई सच इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा, ये इससे कम स्टेबल है। क्लियर हुआ। ऐसे ही आप 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री रेडिकल बोल सकते हो। जो फ्री रेडिकल होते हैं, 3 डिग्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री दैन 1 डिग्री। अगेन क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो 9 अल्फा हाइड्रोजन्स है, ठीक है। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इन टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन्स का हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। यहाँ पे अल्फा, ये अल्फा, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स का हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, ये अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स का हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, और ये 0 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा हाइपर अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर, फ्री रेडिकल इसमें ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो फ्री रेडिकल का भी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहता है वो सेम एज कार्बोकेटाइन रहता है, सेम एज कार्बोकेटाइन रहता है। क्लियर हुआ? आई होप इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। ऐसे ही एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए भी हम हाइपर कंजुगेशन से एल्कीन की स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं। आप मार्कोनिफ एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। एलिमिनेशन रिएक्शन जब आप करोगे ना, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है या फिर ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। वहाँ पे मेजर ये वाला प्रोडक्ट बनता है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा बनता है, ये कम स्टेबल है तो ये कम बनेगा। ये आप एलिमिनेशन रिएक्शन करोगे अल्कोहलिक KOH के साथ। अगर आपके पास CH3 क्लास 12 में केमिकल रिएक्शंस है हैलो एल्केन्स की, ठीक है। अगर आपको इसमें क्या डाल के दे दे, अल्कोहलिक KOH डाल के दे दे, तो यहाँ से Cl तो निकलता ही है, लेकिन हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकल जाएगा तो ये वाली एल्कीन मिल जाती है, अगर यहाँ से निकलेगा तो ये वाली एल्कीन निकल जाती है। तो ZCF रूल आएगा, ZCF रूल आप वहाँ पे पढ़ोगे, वो कहेगा ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, लेकिन आपको इसके पीछे रीज़न पता होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डिफाइंड बाय हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके। ये कार्बन बेयरिंग डबल बॉन्ड है, इसके साथ में ये अल्फा कार्बन है और इस पे लगे हुए 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन की हाइपर कंजुगेशन हो रही है। ये आपका sp2 हाइब्राइज कार्बन, sp2 हाइब्राइज कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन की हाइपर कंजुगेशन देखने को मिल रही है, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे आप कैसे बना सकते हैं हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो। वी हैव, अच्छा ये CH2 होना चाहिए, वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये आपका हाइड्रोजन आप खोल के दिखाएंगे, अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन खोल के दिखाएंगे। इस तरीके से अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन के बीच में बॉन्ड लीव होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पे CH2 माइनस, ये CH, फिर डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नीचे हाइड्रोजन और ये CH3। दिस इज वन ऑफ द हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। ऐसे ये वाला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होके आपका अनदर हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनाएगा, बट यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से हाइपर कंजुगेशन देखने को मिल रहा है। इस केस में ये वाले अल्फा कार्बन्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, ये वाले अल्फा हाइड्रोजन्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, और यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन्स का हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे उतने ही ज़्यादा ये स्टेबल होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका नीट और जेईई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। अगर मैं बोलूँ वी हैव CH3C डबल बॉन्ड C CH3, ठीक है, आपको एल्कीन की स्टेबिलिटी बतानी है। दूसरा मैं बोलूँ CH3C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 और ये H, फिर मैं बोलूँ कि CH3 हाँ ये ले लो, ये ना इसमें सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ कवर हो जाएगा यहाँ पे, डोंट वरी।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और एक और ले लेते हैं, ठीक है। ये सारे आपको पार्ट्स करने हैं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको चीजें समझ आएंगी, ठीक है। तो इसको सीरियसली ले लेना, ये वाले क्वेश्चन को, यहीं से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर ये वाला, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको पता है स्टेबल एल्कीन कौन से होंगे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अल्फा कार्बन गिनो, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड के साथ में जो भी कार्बन लगा हुआ है अल्फा कार्बन, 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 और यहाँ पे ये वाला अल्फा कार्बन। सब पे हाइड्रोजन गिन लूँ, 3 3 4 3 4 3 12 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो ये ट्रांसफॉर्म है 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये सिस फॉर्म है, और यहाँ पे देखो ये 3 और ये 3, तो यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होने वाला है, ये वाला, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। अब इन तीनों में कैसे डिसाइड करें, इन तीनों में तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और फिर ये आपके सबसे लीस्ट अल्फा हाइड्रोजन वाला स्टेबल होने वाला है, तो यहाँ पे लीस्ट स्टेबल होने वाला है, ठीक है। अब पॉइंट इज इन तीनों में से कैसे कंपेयर करें कि कौन सा आपका ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, ये वाला या फिर ये वाला। इन सब में ही 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे कि ट्रांस एल्कीन्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल दैन योर सिस एल्कीन्स, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। ये CH3 ग्रुप सेम साइड पे बल्कि ग्रुप है, ये लेस स्टेबल है, ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो अपने को ये समझ आया कि A की स्टेबिलिटी B से ज्यादा है। अब C की जो बात करें, वो C की स्टेबिलिटी A और B से ज्यादा है या कम है, वो कैसे डिसाइड करते हैं, वहां पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ CH3 ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, मैं एक अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को इस तरीके से आपको खोल के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इस तरीके से इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे। इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आया, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से आया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे ही ये जो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर बॉन्ड बना के इस कार्बन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे। तो पर कार्बन के ऊपर इस केस में कितने नेगेटिव चार्ज आए, 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से 3 बार नेगेटिव चार्ज आने वाला है। बट जब आप सी पार्ट देखते हैं, सी पार्ट देखिए आपका CH3, C डबल बॉन्ड C, ये H और ये H, और यहाँ पे CH3। तो ये जो हाइड्रोजन्स हैं, आप खोल के देख लेना, ये जो हाइड्रोजन्स हैं आपके, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज ड्यू टू 3 कार्बन्स अल्फा हाइड्रोजन, ये वाले 3 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, इसका जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जब आप इसका हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाते हैं, ध्यान से देखना, ये भी तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर ही लेके आएगा, ये भी तो नेगेटिव चार्ज इसी के ऊपर लेके आएगा। तो 3 + 3 अल्फा हाइड्रोजन का नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, एक कार्बन के ऊपर 6 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे ये 3 और 3 बट गए हैं, एक कार्बन के ऊपर 6 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से नेगेटिव चार्ज, मतलब ये ज्यादा पोलर हो गया, ज्यादा पोलर हो गया तो ये लेस स्टेबल हो गया। इस कार्बन के ऊपर ज्यादा बोझ है, क्योंकि 6 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से सिर्फ इसी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, बट यहाँ पे 3 और 3 डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। इसका इफेक्ट इस पे देखने को मिलेगा, इसका इफेक्ट इस पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कम पोलैरिटी है, यहाँ पे ज्यादा पोलैरिटी, पोलैरिटी मीन्स डिस्टेबिलिटी। तो यहाँ पे A और B में A वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म है, फिर सिस वाला, और लीस्ट स्टेबल क्या होगा, C वाला। तो 2 मिथाइल ग्रुप अगर सेम कार्बन पे लगे होते हैं तो वो थोड़ा सा कम स्टेबल होते हैं, मोर ओवर वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर भी आ जाएगा। क्लियर हो गया? सो दिस इज द ऑर्डर आपकी स्टेबिलिटी ऑफ योर एल्कीन्स का, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। और ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का एप्लीकेशन पार्ट है। अभी एक एप्लीकेशन पार्ट हमें और करना है, जहाँ पे हमें एसिड बेस स्ट्रेंथ भी कंपेयर करना है। क्लास 12th में जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये यूज़ होगा, इसको समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है GOC का, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, पर उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाला चैप्टर ज़रूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपकी GOC का,
ठीक है, जीओसी का पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं आता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी। मेक श्योर आप जीओसी का ये वाला पार्ट ज़रूर करें और आने वाली सीरीज़ को भी ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें, ठीक है। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम एसिड बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे होंगे। जितना भी 12th में जहाँ जहाँ एसिड बेस का कंसेप्ट लगेगा उसको हम पहले ही कवर कर लेंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। इसका बेस्ट पता नहीं कहाँ चला गया, बट विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। टिल देन, थैंक यू so much for watching and have a great day.